देख रहे हैं खोज खबर और मैं गीता। हमारे साथ है गिरीश मालविया जी, जो कि एक लेखक हैं। तरीके से देश में कोरोना यानी कि कोविड को लेकर के जो साजिश रची जा रही है, रोज़गार ठप हो चुके हैं। पहले ही लोग बेरोज़गार थे, अब तो और भी ज़्यादा बेरोज़गारी देखने को मिल रही है। काफ़ी जो है कोरोना को लेकर के इन्होंने लेख लिखे हैं। क्या कहेंगे अपनी इस कोविड को लेकर के काफ़ी लेख भी लिखे हैं जी। क्या कोई साजिश है क्या देश के अंदर? ये साजिश देखिए, मैं इसको देश के अंदर साजिश है, मैं ये कहने से बेहतर एक वैश्विक साजिश कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। वैश्विक साजिश है क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसे संक्रामक बताकर पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया गया है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है कि अपने हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया में इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, लोगों के व्यापार ठप पड़े हैं, होटल्स बंद हो चुके हैं, ट्रैवलिंग पूरा स्टॉप है। तो ये एक देखने में आया है कि एक तरह का मतलब अगर हम इसको बीमारी कहते हैं तो ठीक है, वो एक बीमारी हो सकती है, लेकिन क्या उसके जो मेज़र्स हैं, जो इस तरह से आप किसी को डिटेन कर लेते हैं, उसको बिठा देते हैं, आप लॉकडाउन लगा देते हैं, इस तरह के जो मेज़र्स अपनाए गए हैं वो आज से पहले किसी भी बीमारी में नहीं अपनाए गए थे। जो लॉकडाउन है, देखिए क्वारंटीन एक इस तरह का मेथड था जो चेचक में इस्तेमाल किया जाता था। पुराने ज़माने में जब शिप्स आती थी बाहर से तो नाविकों को क्वारंटीन कर दिया जाता था ताकि वो कुछ उन प्रदेशों में जाके मिल ना सकें। क्वारंटीन तो ठीक था, पर ये जो लॉकडाउन तरीके मेज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एकदम एक ऐसे मेज़र्स हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि ये कुछ अलग तरह की सोच के साथ इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ये बीमारी को रोकने के लिए हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि लॉकडाउन का जो पहला इस्तेमाल हुआ है दुनिया के अंदर, वो जो 2002 का जो अटैक था, अपना जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का था, वहाँ पे पहली बार लॉकडाउन का मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। तो लॉकडाउन का जो जिस तरह से इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा, और आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि लोग बेरोज़गार हुए जा रहे हैं, और ये एक तरह का अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप ये भी देखें कि किन लोग, ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से पैसा निकल गया है तो किसी और की जेब में नहीं जा रहा है, वो जेब में जा रहा है, दूसरे लोगों की जेब में जा रहा है, वो बड़े लोगों की जेब में जा रहा है। अमेज़न के जो जेफ बेजोस हैं उनकी जेब में जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं उनकी जेब में जा रहा है। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, उनका बिज़नेस देखिए, उनका बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है। और हमारा जो बिज़नेस है, जो रेहड़ी वाला है, छोटे जो दुकानदार हैं, उनका सारा बिज़नेस जाता जा रहा है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा नुकसान है तो वो उनका फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक बड़े परिदृश्य में आपको देखना चाहिए कि ये जो वायरस को लेके जिस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन किए गए, जिस तरह से वैक्सीन पासपोर्ट की एक व्यवस्था लागू की जा रही है, मैं तो कहता हूँ कि एक इम्यूनिटी पासपोर्ट है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो एक तरह की जो चीज़ें आ रही हैं कि आपने अगर वैक्सीन लगाया है तो ही आप मॉल्स में जा सकते हैं, तो ही आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, तो ही आप पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस में तो ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, हमारे यहाँ तो अभी काफ़ी दूर हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शुरू होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीज़न दिया है, उसमें अनिवार्य वैक्सीनेशन से लगाने से, मतलब उस पर रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें कि बाहर की कंट्रीज़ में किस तरह से वैक्सीनेशन को इम्प्लांट किया जा रहा है लोगों पे, और उसके जो बुरे प्रभाव हैं, उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में आप देखिए कि बड़े पैमाने पे वैक्सीन के बाद लोगों में मौतें भी हुई हैं, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हुई हैं, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम हुई हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी मीडिया से ये खबरें बाहर हैं। अगर आप यूरोप की बात करते हैं
तो आप यूरोप में देखें कि एस्ट्राजेनेका के जो टीके जो हमारे यहाँ 90% तक लगे हैं कोविशील्ड के नाम से, वो टीकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो 40 साल से ज़्यादा लोगों के लिए लगाना उसको मना कर दिया गया है। आप इंग्लैंड को देख लें, आप ब्रिटेन मतलब फ्रांस को देख लीजिए, आप जर्मनी को देख लीजिए। तो ये जो सारी आप चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे मीडिया में इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और अगर वहाँ पे उनको प्रतिबंधित किया गया है तो हमें ये सोचना होगा कि वहाँ पे अगर प्रतिबंधित किया जाए तो उनके रीज़न क्या हैं, उन्होंने कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट ऐसे देखे हैं, और क्या हम मतलब हमारे देश की जनता क्या गिनी पिग है, हम क्या प्रयोगशाला के चूहे हैं जो हम पे प्रयोग आप किए जा रहे हैं और उसके रिज़ल्ट आप देख रहे हैं लेकिन आप उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें वैक्सीन के बाद कुछ गलत प्रभाव हुए, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। आईएमए की जो पूरी एक बात थी कि आईएमए ने जो दूसरी लहर में जब डॉक्टर्स की मौत की उन्होंने गिनती की है तो लगभग 800 मौतें हुई हैं। और अगर आपको ध्यान रहे कि दूसरी लहर जो शुरू हुई है वो फरवरी मार्च अप्रैल में शुरू हुई है ना, लेकिन जो वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है वो 16 जनवरी से शुरू हुआ है और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हेल्थ वर्कर्स तो अपना टीका लगवा चुके थे, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। तो अगर ये कहा जाए कि 800 डॉक्टरों की मौत हुई है और वो वैक्सीन की 1 डोज लगा चुके हैं, 2 डोज लगा चुके हैं, ये चीज़ आईएमए अभी तक क्लियर नहीं कर रही है। तो ये मैं सारी चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करता हूँ और मैं मेरे जो हमेशा जो सारे लेख होते हैं इन्हीं सारी चीज़ों में हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से जो बड़े लोग हैं, जो बड़े दुनिया के जाने माने अमीर हैं, बिल गेट्स हैं, हाँ बिल गेट्स हैं, जॉर्ज सोरोस हैं, वो किस तरह से WHO जैसी संस्थाओं पे अपना प्रभाव जमा चुके हैं, उनकी फंडिंग कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल गेट्स जो हैं किसी भी दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा, अमेरिका से भी ज़्यादा, ब्रिटेन से भी ज़्यादा वो अकेले WHO को फंडिंग करते हैं। तो WHO को फंडिंग करते हैं, वो देश की हमारे देश में जो टीकाकरण की नीतियां हैं उन्हें उनके ऊपर भी बिल गेट्स का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आप मैं पूरा भी कभी लंबा आपको बताना चाहूँगा कि जब कोविड आने वाला था, जैसे मान लीजिए कि फरवरी में कोविड की लहर शुरू हुई है, उसके ठीक 1 महीने पहले बिल गेट्स यहाँ पे आए हैं और बिल गेट्स ने यहाँ पे 3 फंक्शन किए हैं। उन 3 फंक्शंस, एक तो आपका हेल्थ से रिलेटेड था, जिसके अंदर नीति आयोग के साथ में उन्होंने एक पूरा कोलैबोरेशन किया है और वो कोलैबोरेशन के अंदर इन सारी चीज़ों के जो मध्यम वर्ग को जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है और उन्हीं नीतियों को सरकार लागू कर रही है। दूसरा जो उन्होंने एक फंक्शन किया है वो भारत की कृषि से रिलेटेड था। तो जो आप देखें कि जो कुछ महीने बाद जो अभी कृषि कानून है, तो आप वो देखेंगे कि उन कृषि कानूनों में भी बिल गेट्स की जो नीतियां हैं, जो उनका डाटा लेने का जो एक पूरा प्रयास है, उसकी झलक आपको साफ देखने को मिलेगी। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक ही क्षेत्र में कार्यरत है। मेरा तो एक बड़ा नज़रिया ये है कि सिर्फ हम उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से न देखें। मैं ये टोटल कंट्रोल वाली बात है, और ये टोटल कंट्रोल किसी एक चीज़ का नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ये आप 2030 तक इन सब चीज़ों को होते हुए देखेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मास्क को लेकर के। जी, मास्क को देखिए लेकर मास्क को लेके जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो ये बोला जाता है कि मास्क से आप वायरस का बचाव हो सकता है। तो देखिए, अगर आप मास्क के जो छिद्र होते हैं, जो उनका जो साइज़ होता है, और अगर आप वायरस का साइज़ देखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो वायरस का जो साइज़ है वो मास्क के छिद्र में से आराम से आ जा सकते हैं। तो ये कहना कि मास्क कंप्लीट प्रोटेक्शन कर देगा और मास्क लगाने से आपका सारा मतलब आप बच जाएंगे वायरस से, मैं इसमें यकीन नहीं करता हूँ। अगर वो वायरस है और जिस तरह से ऐसा आप बोल रहे हैं, तो वायरस जो है वो मास्क से कोई ऐसा बहुत ऐसा प्रोटेक्शन मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और यही बात मैं वैक्सीन के लिए भी कहना चाहूँगा कि वैक्सीन भी ऐसा नहीं है कि फुल प्रोटेक्शन देती है। और उसके अभी
जो डेल्टा वायरस है उसके साथ उसकी सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई कि किस तरह से वो सारी चीज़ें जो भ्रम हैं लोगों के टूटते जा रहे हैं। जो वैक्सीन लगा चुके हैं वो भी बीमार पड़े हैं, जो मास्क लगा रखा है जिन्होंने पूरे अपने घर में भी मास्क लगा रखा था वो भी बीमार पड़े हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह से देखना होगा कि ये कुछ और चीज़ है और इसको कुछ अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से रोज़गार को लेकर के कि जब मन हुआ कोई भी आई सरकार, जब मन हुआ लॉकडाउन लगा दिया, जब मन हुआ किसी की शॉप बंद करा दिया, खोल दी। व्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही नहीं, ख़त्म ही कर दी। देखिए यही एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से बोलते हैं कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से जो आपकी जो सरकार है वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। यही चीज़ों को हमको समझना होगा। आज से हम 3 साल पहले 4 साल पहले की बात देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं था, एकदम हम लोग अपनी रूटीन लाइफ जी रहे थे। अचानक से एक बीमारी आती है और हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम हेल्ड अप हो गए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिना सरकार की मर्ज़ी के हम एक कदम बाहर नहीं रख सकते हैं, हम अपनी दुकानें नहीं खोल सकते हैं। जबकि आप देखें कि अर्थव्यवस्था को उसमें कितना नुकसान हुआ है। जो ट्रैवल्स इंडस्ट्री थी, टूर इंडस्ट्री थी, वो पूरा बंद हो चुका है। छोटे छोटे मतलब बेरोज़गारी इस कदर बढ़ी है और उसके बावजूद भी उसी तरफ लगातार पुश किया जा रहा है कि नहीं आपको ये इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि भारत में तो इतना विरोध मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन पूरी दुनिया में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में एंटी लॉकडाउन प्रदर्शन हुए हैं, एंटी वैक्स प्रदर्शन हुए हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी किया और पाया कि ये एक देखिए अमेरिका में जिस तरह से लॉकडाउन हुए हैं या प्रदर्शन जो एंटी लॉकडाउन जो प्रदर्शन हुए हैं, एंटी वैक्स प्रदर्शन हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने में आती हैं कि किस तरह से वहाँ की जनता ने इन सारे प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़, जो सरकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई संगठन इस तरह की बातें कर रहा है। सबको एक तरह से बता दिया गया है कि नहीं टीके ही आपको बचा सकते हैं, नहीं मास्क ही आपको बचा सकता है। मेरा ये कहना है कि जो तस्वीर का दूसरा पहलू है उस पे क्यों नहीं आप लोगों का ध्यान लेके जाते हैं। जो दूसरी तरफ भी तो कुछ चीज़ें होंगी, जो दूसरी जो कंट्रीज़ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके भी कोई तर्क होंगे, उन्हें भी आप समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल हमारा मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों को दबा रहा है। तो मेरा अपने लेखों के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। आप किस नाम से, आपका मतलब? मेरा फेसबुक पेज है गिरीश मालविया के नाम से, मैं उस पर लिखता रहता हूँ। काफ़ी जनचौक पे काफ़ी छपते रहते हैं, मीडिया विज़न है, न्यूज़ क्लिक हैं, इस पर काफ़ी मेरे आर्टिकल्स मिलते आएंगे आपको देखने के लिए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा इस विषय में, क्योंकि एक ऐसी गुलामी के दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं और हमारे बच्चों को जो देखे जा रहे हैं वो एक ऐसी लेगेसी जो हम जितने स्वतंत्र जो सोच सकते थे, जो कर सकते थे, कहीं भी उठ के जा सकते थे, अब वो वैसा नहीं रहेगा। जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स जो वैक्सीनेशन है, ये जो जिस तरह से आप मान के चलेंगे 2 वैक्सीन से रुकने वाला नहीं है। ये चीज़ें बूस्टर डोज पे जाने वाली हैं। आपको 2 वैक्सीन तो सरकार लगा देगी, भाई ठीक है, आपको हमने फ्री में लगा दिया, लेकिन जब बूस्टर डोज लगाने की बारी आएगी सरकार अपने हाथ ऊंचे कर देगी। जैसे जियो का जियो को ही ले क्या? नहीं आप पहले फिर बाद में कहेंगे पैसों में लगवा। बिल्कुल वो उसी तरह की कहानी है कि आज आपको फ्री में लगा रहे हैं, लेकिन कल आपसे वो बूस्टर डोज के तो पैसे लेंगे और फिर बूस्टर डोज को जैसे ऑस्ट्रेलिया मना कर देगा, भाई आप बूस्टर डोज लगा है तो ही आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ये एक करके आज आपको एक QR कोड में आपको एक वो दे रहे हैं, लेकिन कल को हो सकता है वो चीज़ आपकी हथेली में इम्प्लांट कर दें, RFID चिप सरीका आपको इम्प्लांट कर दें कि आप जाएं और अपना हाथ लगाएं, आप बताएं कि आप में चिप लगी हुई है और आप उसी तरह तभी आप अंदर जा सकते हैं मॉल्स में।
तो ये आप समझिए कि ये एक तरह की गुलामी की तरफ हमको ले जा रहे हैं। और ये मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं करता, पूरे विश्व में इसी तरह की व्यवस्था चल रही है और इसके बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।